हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का थर्ड चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इस चैप्टर से पहले आपको सेकेंड चैप्टर मोस्टली अच्छे से पता होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर से ज़्यादा लिंक नहीं है, लेकिन अब सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे तो फर्स्ट चैप्टर का जानकारी होना चाहिए। यानी कि यहाँ तीन जो चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। फर्स्ट चैप्टर जो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बताता है कि हमारा पूरा इंडिया का जो इकोनॉमी था वो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या सिचुएशन था और इंडिपेंडेंस के टाइम क्या सिचुएशन था। जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर का क्या सिचुएशन था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या सिचुएशन था, उसी तरह से फॉरेन ट्रेड का क्या था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल का क्या था, हर एक का सिचुएशन वो बताता है हमारा फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर बताता है हमें कि हमारा जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम हमारे इकोनॉमी का क्या कंडीशन था और गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज अप्लाई की, है ना, कौन कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्लाई की, ये हमारा सेकेंड चैप्टर बताता है। तो वो सेकेंड चैप्टर का ही लिंक थर्ड चैप्टर से है कि ये जो थर्ड चैप्टर में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है, जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, है ना। 1991 का जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था, ये क्यों आखिर आया, जबकि एक इकोनॉमिक पॉलिसी हमारा 1950 में आ चुका था। जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम एक इकोनॉमिक पॉलिसी आया था, तो फिर दोबारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जरूरत क्यों पड़ा 1991 में। इससे आप सेकेंड चैप्टर जब आप पढ़ोगे उससे काफी चीजें लिंक्ड हैं, काफी चीजें लिंक्ड है। जैसे क्या है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर का अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसा सिचुएशन था कि इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था तो एक पॉलिसी आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। अब इसके दौरान क्या था कि इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट में बांटा गया था, जो आपने पढ़ा होगा, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। तो इससे जनरली हमारा पता चला कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा था इंडस्ट्रीज पे, प्राइवेट सेक्टर को उतना ज्यादा मौका नहीं दिया गया था कि वो ग्रो कर पाए, और बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। इसी के वजह से इसे लाइसेंस राज भी कहा जाता है। इस पीरियड को 1950 टू 1990, इस पीरियड को लाइसेंस राज भी कहा जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स थे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को अगर ऑपरेट करना था, स्टैब्लिश करना था, है ना, उसके लिए उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था। यहाँ तक कि एक्सपेंशन भी अगर करना है तब भी उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ऐसे सिचुएशन में फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऐसा क्या की और हमारी इकोनॉमी में ऐसा क्या हुआ कि हमारा फिर से नया इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का हमें जरूरत पड़ गया। ठीक है, अब इसका रीजंस जानते हैं हम लोग। तो एक दो रीजंस तो इसके दौरान हम लोग देख लिए, और यहाँ पे आप देखो, सबसे पहला पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। अभी जो मैं आपको समझा रहा था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो आया, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में अधिकतर पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट को क्या किया गया था कि गवर्नमेंट अपने ही अंडर रखी हुई थी अधिकतर इंडस्ट्रीज। शेड्यूल ए में कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर था, शेड्यूल बी में प्राइवेट और गवर्नमेंट थे, लेकिन प्राइवेट बस सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा था, उसमें भी गवर्नमेंट ही अपना प्राइमरी और मेन रोल प्ले कर रही थी। और थर्ड, इन दोनों से जो बच जा रहा था वो थर्ड वाले में चला गया, प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। उसमें भी प्राइवेट सेक्टर को तरह तरह की लाइसेंसिंग थी। लेकिन हुआ क्या, 1950 टू 1990 पब्लिक सेक्टर जो था वो पुअर परफॉर्मेंस यहाँ पे देने लगा। पुअर परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो पुअर परफॉर्मेंस का यहाँ पे मतलब हुआ कि एक तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज लॉस मेकिंग थी, ठीक है, लॉस में चल रही थी बहुत सारी इंडस्ट्रीज। दूसरा कि जो एफिशिएंसी था वर्कर्स का, वो एफिशिएंसी काफी डाउन चला गया। अब इसका कारण क्या था? In the period 1951 to 1990, the majority of industries were owned by public sector. Nevertheless, the performance of these enterprises were very depressing. The employees were neither competitive nor effective because of job security. अब देखो होता क्या है ना, लोग यहाँ पे करते हैं ना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बहुत लोगों का ये सोच है गवर्नमेंट जॉब के लिए कि गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा काम नहीं होता है ना, ज्यादा काम नहीं होता है। दूसरा कि जॉब सिक्योरिटी है, तो जॉब से हटा नहीं सकते हैं लोग। अब इसके कारण यही चीज भी देखा गया हमारा 1950 टू 1990 कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं थे, कॉम्पिटिटिव नहीं थे
किस वजह से कि जॉब सिक्योरिटी है, कुछ नहीं होगा, कोई हटाएगा नहीं। सो इस तरीके से कंपटीशन की भावना जब नहीं होती है, तो कंपटीशन की भावना अगर नहीं होगी तो आप उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो कंपटीशन जब रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि आपके क्लास में कंपटीशन नहीं है, स्टूडेंट्स के बीच में अगर कंपटीशन नहीं है, तो अभी तो आप इसको चला सकते हो काम, लेकिन वो कंपटीशन जितना होगा, जितना आप एफर्ट लगाओगे, उससे ज्यादा आप फ्यूचर में काम कर पाओगे। सो ये है, और वो जितना कंपटीशन आप झेलोगे उतना ज्यादा एफिशिएंट होते चले जाओगे, उतना ज्यादा आप काम करना चाहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा था कि जॉब सिक्योरिटी है, कोई नहीं हटाएगा, तो क्यों इनोवेशन का काम करना है, क्यों ज्यादा नए नए तरीके से हमें काम करना है ना। तो और सब कुछ यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, क्या कि इन चीजों पे तो गवर्नमेंट पे छोड़ दिया जाता है कि गवर्नमेंट खर्च देख लेगी। सो गवर्नमेंट खर्च कहाँ से देखेगी, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा। तो यही सिचुएशन था उस दौरान। दिस मीन इवन इफ दे डू नॉट वर्क, दे हैड नो फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब। सो इसके वजह से पुअर परफॉर्मेंस का और भी बहुत सारा कारण था कि करप्शन भी था। ठीक है, सो करप्शन के कारण, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया था इन सभी में। फिर है सेकंड है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं, देखो ये सभी जो टॉपिक्स आ रहा है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा या फॉरेन एक्सचेंज आएगा। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका सेकंड लास्ट, और आई थिंक लास्ट चैप्टर है, और सेकंड लास्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सो अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आखिर क्या होता है, ये पहले आप समझ लो। सो सिंपल आसान लैंग्वेज में आप अगर देखो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक काइंड ऑफ स्टेटमेंट है, जिसमें हमारा रिकॉर्ड होता है क्या कि कितना एक्सपोर्ट हुआ और कितना इंपोर्ट हुआ। ठीक है, एक्सपोर्ट और कितना इंपोर्ट हुआ हमारा गुड्स, और उससे कितने पैसे आ रहे हैं। ठीक है, सो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का यहाँ पे जो स्टेटमेंट बताता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। सो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा पैसे आएंगे, इंपोर्ट ज्यादा होगा तो हमारे ज्यादा यहाँ से पैसे दूसरे कंट्रीज में जाएंगे। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा था, डेफिसिट। डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या था कि इंपोर्ट बढ़ गया और एक्सपोर्ट कम हो गया। तो सेकेंड चैप्टर आप जब पढ़ोगे तो उसमें यहाँ पे एक टॉपिक था कि रेस्ट्रिक्शंस, फॉरेन ट्रेड के बारे में वहां पे था, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स। सो उसमें इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस था, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था। अब इंपोर्ट पे किस तरह का रेस्ट्रिक्शन था, एक था कोटा रेस्ट्रिक्शन, एक टैरिफ था। तो हाई टैरिफ था इंपोर्टेड गुड्स पे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स चार्ज किया जा रहा था इंपोर्टेड गुड्स पे। और दूसरा क्या था, दूसरा था कि यहाँ पे आपका इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन अब किसे कहते हैं कि इंपोर्ट हमें क्या करना है, रोकना है। तो एक कोटा भी था, तो इंपोर्ट को कम करना था, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करना था एक्सपोर्ट से। और कोटा का मतलब क्या था कि फिक्स कर दिया, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना रेस्ट्रिक्शन लगाने के बावजूद भी इंपोर्ट बढ़ गया और एक्सपोर्ट कम हो गया। सो ऐसे में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट चला गया, है ना, यानी कि हमारा लॉस चला गया कि इतना टैरिफ और कोटा होने के बावजूद भी इंपोर्ट ज्यादा होने लगा। तो यहाँ से पैसे जाएंगे, इंपोर्ट अगर हम लोग करेंगे तो पैसे तो पेमेंट करने पड़ेंगे, और वो भी पेमेंट किस तरीके से करने पड़ते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करने पड़ते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसीज। तो डॉलर में जनरली जो स्टैंडर्ड करेंसी माना जाता है वो है यूएस डॉलर। सो डॉलर में पेमेंट करने पड़ेंगे। सो फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा क्या हो रहा था कि बाहर दूसरे कंट्रीज में जा रहा था, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया। नेक्स्ट है राइजिंग इन्फ्लेशन। राइजिंग इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ गया। सो 13 to 14% महंगाई बढ़ गया था इस दौरान। ठीक है, तो द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज ट्रिमेंडस, पुअर पीपल वर नॉट एबल टू अफोर्ड एसेंशियल फूड्स, बिसाइड्स देयर वर need to inject liquidity in the economy which caused a need for economic reforms in India. So लोगों के पास पैसे नहीं थे, essential items तक वो नहीं खरीद पा रहे थे। नेक्स्ट है मैसिव डेट बर्डन। सो मैसिव डेट बर्डन का मतलब कर्ज हमारी कंट्री बहुत ज्यादा ली हुई थी, बहुत अलग अलग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, दूसरे कंट्रीज से। ऐसा भी सिचुएशन था कि एक कंट्री से लिया जा रहा था, दूसरे कंट्री को चुकाया जा रहा था, इस तरीके का सिचुएशन था। सो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ठीक है, दूसरा कि फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, तो एक कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए जो इंपोर्ट को पेमेंट करने में काम आता है। ठीक है,
फॉरेन ट्रेड में वो काफी काम आता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास काफी होने चाहिए, लेकिन हुआ क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट गया। किस वजह से, इंपोर्ट इतना ज्यादा हो गया था। तो हमारे पास ऐसा सिचुएशन आ गया था कि हमारी कंट्री के पास सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक पेमेंट, जो इंपोर्ट का 2 हफ्ते तक पेमेंट करने के लिए ही पैसे थे, उससे ज्यादा पैसे नहीं थे। ऐसा सिचुएशन आ गया कि पैसे सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते के लिए ही बाकी था। 2 हफ्ते तक हम लोग इंपोर्ट का पेमेंट कर सकते थे, उसके बाद हम लोग इंपोर्ट का पेमेंट नहीं कर सकते थे। इतना कम हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। फिर कंट्री में और खतरनाक सिचुएशन आ सकता था, क्योंकि इंपोर्ट हो रहा था तो कुछ ना कुछ तो लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, कुछ ना कुछ सामान मंगवा रहे थे, उसे प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन इंपोर्ट ही रुक जाए क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है, तो फिर और कंट्री में यहाँ पे उसका जो व्यवस्था है, इकोनॉमिक सिस्टम पूरा का पूरा तबाह हो सकता था। ऐसा सिचुएशन आ गया था। और फिर दूसरा क्या था कि टू पे इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी पेड टू इंटरनेशनल लेंडर्स। तो जिस जिस इंटरनेशनल लेंडर से हमने पैसे ले रखे थे उसे भी तो फॉरेन एक्सचेंज में ही पेमेंट करना था। तो फॉरेन एक्सचेंज तो था ही नहीं, तो इतना कम था कि 2 हफ्ते तक पेमेंट कर सकते थे और इंटरेस्ट हम लोग फिर आगे नहीं चुका पाते। ऐसा हमारे पास सिचुएशन आ गया। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा था गवर्नमेंट का, अलग अलग सिचुएशंस में सफिशिएंट फंड्स नहीं था टैक्सेशन से, गवर्नमेंट बोरो किया हुआ था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंटरनेशनल मार्केट से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यूज टू परचेज कंज्यूमर गुड्स। सो यहाँ पे ये कंज्यूमर गुड्स खरीदने के लिए इंटरनेशनल मार्केट से पैसे लिए गए थे। और हमारा जो इकोनॉमी था वो इनएफिशिएंट था, यानी कि लोन ले लेके यहाँ पे कंजम्पशन पे खर्च किया जा रहा था। आप ये समझो कि आपके पास चुकाने का कोई साधन नहीं है, आपके घर में पैसे की कमी है, आप पैसे लोन ले लिए, ठीक है, लोन पे आपने पैसे उठाए, अब आप उस पैसे को खर्च कर रहे हो सिर्फ खाने में, आप ये नहीं सोच रहे हो कि पैसे कैसे चुकाए जाएंगे। तो अब तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होने वाला है कि अगर आप नहीं चुका पाओगे पैसे, कितना लोन ले लोगे। सो ये होता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अच्छा होने का मतलब क्या हुआ कि लोन लिया हमने, कुछ पैसे अपने कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं और कुछ हम इन्वेस्ट कर दिए ताकि उससे प्रोडक्शन हो और उससे पैसे आए, है ना, ताकि हम लोग दोनों काम कर सके, कंजम्पशन भी कर सके और जिससे लोन लिया है उसके पैसे को भी वापस कर सके। तो ये हो जाएगा एफिशिएंट मैनेजमेंट। लेकिन उल्टा हो रहा था, यहाँ पे पैसे सिर्फ कंजम्पशन पे खर्च किए जा रहे थे। सो अब इतना खतरनाक सिचुएशन आ गया था हमारे कंट्री में 1990 के दौरान। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बुक्स में, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। जैसे स्कैम भी हुआ था हमारे कंट्री में 1990 के दौरान, ठीक है। सो स्कैम, आपने एक तो वेब सीरीज ही बहुत फेमस हुआ था ना, स्कैम 1992। सो 1990s के दौरान ये ऐसा स्कैम कुछ निकल के आया, ऐसा सिचुएशन था हमारे इकोनॉमी के पास। सो पैसे की काफी कमी थी, पॉवर्टी यहाँ पे बढ़ रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, सिचुएशन वर्स होते जा रहा था, ठीक है, और इवन वर्स हो ही चुका था। अब यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या हुआ कि ऐसे सिचुएशन में हमारे पास एक रास्ता दिखा। ये एक रास्ता क्या है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। सो हमारी गवर्नमेंट है ना, हमारी गवर्नमेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, वो उन्होंने क्या किया, वो गए किसके पास, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वीक कंट्रीज को फाइनेंस देने का काम करती है, फाइनेंस सपोर्ट का काम करती है। उसी तरह से वर्ल्ड बैंक भी है जिसे आईबीआरडी कहा जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये दोनों कब बना था, तो ये दोनों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, ठीक है। सो अब ऐसे सिचुएशन में ये सभी जब बना तो इसका आईबीआरडी का तो मेन काम, आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। सो इसका मेन काम था जो भी वर्ल्ड वॉर के वजह से डिस्ट्रक्ट हुई है कंट्रीज, उसको हेल्प करना और उसे उसको डेवलप करने में हेल्प करना। लेकिन आज के डेट में इसका रोल अलग हो चुका है क्योंकि वर्ल्ड वॉर काफी समय हो चुका है इसको हुए, तो और बहुत सारे जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी अब डेवलप भी हो चुके हैं, ठीक है। सो अब ये दोनों का मेनली काम होता है पैसे, यानी कि अलग अलग इकोनॉमीज को फंड प्रोवाइड करने का और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का, हर एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करने का, उनको एडवाइज करने का कि कैसे आप इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये दोनों आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, तो इंडिया गई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास और उन्होंने, इंडिया ने क्या किया, लोन का डिमांड किया। तो कितने लोन का डिमांड किया, तो यहाँ पे $7 बिलियन
आज के डेट में अप्रोक्सीमेटली 700 करोड़। तो अब ये आप 700 करोड़ आप सोचो, तो अब यहाँ पे 1990 में जहाँ पे पैसे चलते थे 50 पैसे 25 पैसे, तो पैसे चलते थे उसका कीमत इतना होता था उस टाइम 700 करोड़, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इतने का क्या किया गया, 7 बिलियन डॉलर का लोन लिया गया, डॉलर में लोन लिया गया। अब यहाँ पे लोन मांगा गया, सबसे पहले यहाँ पे डिमांड किया गया। अब ये देगी नहीं देगी इन पे डिपेंड करता है ना। तो 3 शर्त रख दी कि ठीक है हम आपको पैसे तो दे देंगे लेकिन आपको ये 3 शर्त मानना होगा। अब ये शर्त क्या क्या था, तो सबसे पहला रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर। ये जितने प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन सभी सेक्टर्स पे जो भी रेस्ट्रिक्शंस आपने लगा के रखे हैं, मोस्टली लाइसेंसिंग वाले, सो आपको रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना पड़ेगा। दूसरा, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज। जो पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भर रखा है पब्लिक सेक्टर यूनिट, या यहाँ पे पीएसयू का बात किया जाए तो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में बहुत सारी चीजों को जो रखी हुई है, तो आपको अपने कंट्रोल को थोड़ा सा लिबरेट करना पड़ेगा। सो रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज। नेक्स्ट है रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। जो अपने इकोनॉमी को, अपने कंट्री को आपने क्लोज्ड इकोनॉमी बना के रखा है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि बाहर से आप लोगों को यहाँ पे आने नहीं दे रहे हैं, यानी कि फॉरेन कंपनीज को आप इनवाइट नहीं कर रहे हैं या उनके लिए लिबरल नहीं हो रहे हैं। तो आपको ये अपने जो ट्रेड बैरियर्स आपने लगा रखे हैं उस ट्रेड बैरियर को खोलना पड़ेगा, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी होना पड़ेगा। 3 शर्त ये रखा गया इंडिया के सामने। अब इंडिया के सामने और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आपने अभी सिचुएशन देखा कि सिर्फ इंडिया के पास 2 हफ्ते के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा हुआ था, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था, तो बहुत सिचुएशन खराब चल रहा था। सो अब इंडिया इन तीनों शर्तों को मान गई। ठीक है, और फिर इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस किया। इन तीनों शर्तों को लेके नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई। अब यहाँ पे देखो कि एक बहुत थैंक्स टू डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे कंट्री को बचाए 1990s के दौरान। 1991 में इन्हीं के पॉलिसीज के वजह से हमारा जो इकोनॉमी है आज जो आप देख रहे हो, आप जो फील कर रहे हो अपने इकोनॉमी को, कितना ज्यादा बूस्ट है ये इकोनॉमी, इतना ज्यादा मजबूत है। दूसरे कंट्रीज के लोग, दूसरे कंट्रीज की कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रही है। सो क्यों चाह रही है, क्या रीजन है, तो उनके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है ना। इनकी पॉलिसीज के वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया। सो डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1991। 1991 में ये हमारे कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर थे। और किनके अंडर, तो अंडर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव का यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अब he is regarded as architect of India's economic reform. So India's economic reform, architect of India's economic reform कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। So इन्होंने ही 1991 में यूनियन बजट में एलपीजी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया। अब ये एलपीजी पॉलिसी क्या है, सो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वही 3 शर्त जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, 3 शर्त जो बात कर रहे थे वही एलपीजी पॉलिसीज बना। इनका जो विजन था, his vision, no power on earth can stop an idea whose time has come, signaling that India was ready for global integration. Thanks to his leadership, India moved from closed, controlled economy to a more market-oriented economy. So, तो इनका कंट्रीब्यूशन तो आपने देखा। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस हो गया जुलाई में, है ना। तो जुलाई में 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस हुआ। सो इस पॉलिसी को दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन किया गया, 2 तरीके के मेजर्स में यहाँ पे बांटा गया। एक था स्टेबलाइजेशन मेजर और दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। सो स्टेबलाइजेशन मेजर, so they refer to short-term measures which aim at correcting weakness of balance of payment by maintaining sufficient foreign exchange reserve. So पहला स्टेबलाइजेशन हमारे इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना था। सो यहाँ पे क्या हुआ कि सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमें क्रिएट करना था। फिर दूसरा, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय कीपिंग द राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में क्या आया, तो ये लॉन्ग टर्म था, और इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ आवर इकोनॉमी,
increasing international competitiveness by removing rigidness in various segments of Indian economy. So ये तो इकोनॉमिक पॉलिसीज का मेजर हुआ। इसमें 3 इकोनॉमिक पॉलिसी के जो मेन हेड हैं ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो 3 शर्त रखा गया है, पहला शर्त कि आपको क्या करना पड़ेगा, जितने रेस्ट्रिक्शंस आपने लगा रखे हैं प्राइवेट फर्म्स पे उसे रिमूव करना पड़ेगा, जिसको लिबरलाइजेशन के नाम से जाना गया। दूसरा कि गवर्नमेंट सेक्टर को अपना कंट्रोल जो है वो कम करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर फ्लरिस्ट है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो यहाँ पे कम ही है ना, और गवर्नमेंट सेक्टर हर एरिया में फैले हुए हैं। सो गवर्नमेंट सेक्टर का जो कंट्रोल है वो आपको कम करना पड़ेगा और ट्रांसफर करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर को, तो दैट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। और अपने इकोनॉमी को जो आपने क्लोज करके रखा हुआ है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखा हुआ है, वो सब ओपन करना पड़ेगा, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। सो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में आप देख सकते हो, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, रेफर्स टू रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर। वहीं प्राइवेटाइजेशन refers to transfer of ownership, management and control of private sector, public sector to private sector. Globalization refers to integrating the national economy with the world economy. So ये 3 था हमारा, क्या 3 हुआ, 3 मेन पॉलिसी हुआ जिसको LPG पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम लोग लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में कि क्या क्या आखिर लिबरलाइजेशन में आया, कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए। सो 1991 से पहले आपने देखा, आपको मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था। आप अगर वो नहीं जानते हो तो अच्छे से आप उस वीडियो को पहले आप देखो, चैप्टर 2 आप अच्छे से पढ़ो, तब ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि सिचुएशन क्या था। क्योंकि सिचुएशन जब तक नहीं समझ में आएगा, सॉल्यूशन कैसे समझ में आएगा कि क्या सॉल्यूशन लिया गया। तो अब यहाँ पे लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जितने रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे प्राइवेट सेक्टर पे उस रेस्ट्रिक्शंस को हटाना। So liberalization means removal of entry and growth restriction on private sector. Liberalization involves deregulation and reduction of government control and greater autonomy, freedom of private investment to make economy more competitive. So जो licensing main तो था licensing system, so उसे कम करना। So जितने भी restrictions थे उनको either remove कर देना या reduce करना, ये जो काम था ये liberalization में हुआ। तो लिबरलाइजेशन में बेसिकली आपके यहाँ पे देखो 5 रिफॉर्म्स आए लिबरलाइजेशन में। ये 5 रिफॉर्म्स क्या क्या थे, कौन कौन से सेक्टर में। सो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में और बाकी सभी में क्या क्या था। सो देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिर से नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी दिया गया जो कि 24 जुलाई 1991 को दिया गया था। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, इसके अंडर क्या था, रिडक्शन इन लाइसेंसिंग। सो जो लाइसेंसिंग शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी में बांटा गया था, सो लाइसेंसिंग को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। सो दिस पॉलिसी एलिमिनेट्स द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ऑफ ऑल प्रोजेक्ट एक्सेप्ट फॉर द 5 इंडस्ट्रीज नेमली। सो ये जो आपका लिस्टेड है, ये 5 इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सभी इंडस्ट्रीज को लाइसेंस फ्री कर दिया गया। यानी इन 5 को अगर ओपन करना है तो लाइसेंस लेने की जरूरत है, जैसे ब्रूइंग एंड डिस्टिलेशन ऑफ अल्कोहल, cigarettes and tobacco and manufactured tobacco substitute, defense equipment and electronic aerospace, dangerous chemicals, industrial explosives। इन सभी के इंडस्ट्रीज अगर ओपन करने हैं तो you need to take permission and license from the government, otherwise you don't need to take license। okay, so ये 5 को बस रखा गया। according to this policy no license is required to start a new unit or expand or diversify the existing unit। जो लाइसेंसिंग सिस्टम था कि आपको अगर ओपन भी करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक्सपैंड करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ये सभी को हटा दिया गया कि कोई लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं है इन 5 को छोड़ के, कि अगर आपको स्टार्ट करना है आप बिना लाइसेंस के स्टार्ट कर सकते हो, डाइवर्सिफाई करना है बिना लाइसेंस के, एक्सपैंड करना है बिना लाइसेंस के। ठीक है, हाउएवर लाइसेंसिंग फॉर द अबव स्टेटेड इंडस्ट्रीज कंपलसरी, इनका कंपलसरी है, बाकी का नहीं। आगे है डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर के रोल को अब डिक्रीज किया गया। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में
आपने देखा था कि शेड्यूल ए तो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के अंडर था, शेड्यूल बी में गवर्नमेंट और प्राइवेट रोल प्ले कर रही थी, जिसमें से प्राइवेट तो सिर्फ सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही थी, मेन किसका काम था, मेन जो रेगुलेशन था वो गवर्नमेंट का ही था। सो अब यहाँ पे अपना जो रोल है पब्लिक सेक्टर का वो रिड्यूस करना। सो ये क्या हुआ, वन ऑफ द नोटेबल फीचर वाज द रिडक्शन इन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। Under this policy, the number of industries reserved under government control was reduced from 17 to 8। 17 इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर थी उसको घटा के 8 तक लेके आ गए वो लोग। और फिर फ्यूचर में 2010-11 में 3 हो गया कि अब 3 ही गवर्नमेंट के अंडर रहेगा, ये रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट, ये तीनों गवर्नमेंट के अंडर, पब्लिक सेक्टर के अंडर रहेगा। फिर है डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। डी रिजर्वेशन का मतलब क्या हो गया कि अब जैसे देखो उस टाइम ये भी बताया था मैंने कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या था कि रिजर्वेशन किया गया था कि बहुत सारे सेक्टर्स को, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो थे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व किया गया था। लेकिन अब इस दौरान क्या हुआ कि स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज को क्या किया गया, जो भी रिजर्व थे डी रिजर्व कर दिया गया, हटा दिया गया। So most of the goods produced by small scale industries are now de-reserved. The government has enhanced the investment ceiling on capital assets of small scale industries to 1 crore. So maximum यहाँ पे capital वो लोग कितना रख सकते थे, capital कितना उनका होना चाहिए था, तो 1 crore max, ठीक है। In some industries, prices of goods are determined by the market forces, not by directive policy of government। तो बहुत सारे goods का जो प्राइस था वो मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड था, गवर्नमेंट इसको तय नहीं करेगी, ठीक है, वो ऑटोमेटिक डिमांड और सप्लाई पे फिक्स होगा। नेक्स्ट था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। सो एमआरटीपी एक्ट, एमआरटीपी एक्ट वही था जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा था, जितने तरह के रेस्ट्रिक्शंस कि आपको परमिशन लेने हैं, लाइसेंस लेने हैं, है ना, फिर आपको मर्ज करने हैं, उसके लिए भी आपको सब प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, ये सब कुछ एमआरटीपी एक्ट में था। तो एमआरटीपी एक्ट को फिर रिप्लेस कर दिया गया और कंपटीशन एक्ट 2002 से, ठीक है। अब ये ज्यादा लिबरल था, ये उस तरह का लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं कर रहा था, ये बहुत ज्यादा लिबरल था जिसमें सभी को मौका दिया जा रहा था, ठीक है। अब आया, ये तो हो गया था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब आ जाते हैं हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पे। सो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या हुआ, सो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में सबसे पहला चेंज इन रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। जो हमारी सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो इसका रोल चेंज किया गया। रोल किस तरीके से, किस रोल में लाया गया इन्हें, सो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर के रोल में लाया गया। रेगुलेटर और फैसिलिटेटर में अंतर क्या है, तो एग्जांपल से समझ लो कि पहले आरबीआई जो रेट था, है ना, इंटरेस्ट रेट था, आरबीआई फिक्स करती थी, तो ये रेगुलेटर की सब अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। और फैसिलिटेटर की स्मूथ कर दिया गया, बस वो देख रहे हैं कि हाँ सही कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसे और फैसिलिटेट किया गया, बढ़ावा दिया गया। तो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर की तरफ मूव कर गई आरबीआई। सो पहले जो वो खुद फिक्स करती थी, अब उन पे छोड़ दिया गया कि अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना इसका रेट रखोगे, या वो भी आरबीआई फैसिलिटेट द फ्री मार्केट फोर्सेस नाउ। सो आरबीआई फैसिलिटेट्स द फ्री मार्केट फोर्सेस। फ्री मार्केट फोर्सेस का मतलब अब डिमांड और सप्लाई पे ये डिपेंड है कि रेट क्या तय होगा। पहले आरबीआई के कंट्रोल में था, अब डिमांड और सप्लाई के कंट्रोल में है वो सभी। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। सो पहले जो रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था, अब यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स को क्या किया गया, मौका दिया गया कि प्राइवेट बैंक्स भी ऑपरेट कर सके। द रिफॉर्म पॉलिसीज इन फाइनेंशियल सेक्टर लीड टू इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट बैंक्स बोथ इंडियन एज वेल एज फॉरेन बैंक। तो इंडियन और फॉरेन बैंक दोनों को बढ़ावा दिया गया, जैसे एचएसबीसी, इंडियन बैंक्स, आईसीआईसी बैंक, ये सभी कि इंडियन बैंक्स और फॉरेन बैंक यानी प्राइवेट बैंक्स को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया, इंकरेज किया गया कि आप भी अपना इकोनॉमी, आप भी अपना बिजनेस ओपन कर सकते हो, यानी बैंक्स ओपन कर सकते हो। सो है हमारा इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था, सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया कि अब यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका लिमिट बढ़ा दिया गया, और ये जनरली 74% भी कर दिया गया। अंडर द रिफॉर्म पॉलिसी द फाइनेंशियल सेक्टर द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक वाज रेज्ड टू 74%,
ठीक है। सो फॉरेन जो इन्वेस्टर बैंक्स थे, सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक्स में बढ़ाया गया 74% तक। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या हो गया कि फॉरेन के जो लोग हैं, है ना, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे बैंक्स में। सो ये कितना तक, 74% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स एंड मर्चेंट बैंकर्स आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। फिर though banks are permitted to generate resources from India and other countries, various rights have been retained by the RBI protecting the interest of nations account holder. So बहुत सारी चीजें हैं जो रेस्ट्रिक्ट करती है ना, यहाँ पे यहाँ के लोगों के अकाउंट्स को और डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सेफ रखने के लिए आरबीआई उसमें सर्टेन रूल्स लगाती है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि ओपन कर दिया गया हमारा इकोनॉमी, 74% तक लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके वजह से म्यूचुअल फंड्स हो गया, पेंशन फंड्स हो गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं। फिर इजी एक्सपेंशन प्रोसेस, बैंक को अब यहाँ पे कोई भी उस तरह का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो एक्सपैंड कर सकती है। सो बैंक्स आर फ्री टू इंट्रोड्यूस न्यू ब्रांचेस आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस विदाउट परमिशन ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट आया टैक्स रिफॉर्म्स। सो टैक्स में रिफॉर्म्स, तो टैक्स क्या होता है ये आप जानते हो कि टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट, है ना, फ्रॉम द पब्लिक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि टैक्स रिफॉर्म आया, टैक्स में भी हमारे रिफॉर्म्स आए क्योंकि उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए जा रहे थे। सो टैक्स रिफॉर्म्स रेफर्स टू इम्प्रूवमेंट इन द गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्स पॉलिसीज विच आर नोन एज फिस्कल पॉलिसी। सो इसमें दो तरह के टैक्स होते हैं, दे आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स का सिंपल मतलब है कि जिस पे भी वो टैक्स लग रहा है, जनरली इनकम पे, वेल्थ पे, इन सभी पे लगता है। सो जिस पर्सन पे भी वो टैक्स लगता है उसी पर्सन को डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करने हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है कि जिस पर्सन पे टैक्स लग रहा है, सो वो पर्सन उसे ना देके, वो पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करता है, इनडायरेक्टली पे करता है, यानी उसके बिहाफ में कोई और पे कर देता है। लेकिन इनकम टैक्स के सिचुएशन में जिस पर्सन पे टैक्स लगा है उसी पर्सन को देना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया इनडायरेक्ट टैक्स में, कि जिस पर्सन पे टैक्स लगा है वो पर्सन गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है, उसके बिहाफ में कोई और दे रहा है। जैसे एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स का ले लो, इनकम टैक्स, तो आपका इनकम है तो आप ही पे करोगे टैक्स, आपके बिहाफ में कोई और तीसरा पर्सन नहीं पे कर सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो गया, जैसे जीएसटी। सो आपने कोई गुड्स खरीदा, कोई भी गुड्स खरीदा, अब उस पर जीएसटी लगा है, तो गवर्नमेंट को आप डायरेक्टली नहीं दे रहे हो, आप किसको दे दिए, आप दुकानदार को दे दिए। ठीक है, अब दुकानदार वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। सो इनडायरेक्ट टैक्स की आपका टैक्स आपके बिहाफ में कोई और पेमेंट करता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका एग्जांपल जीएसटी हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया कि क्या क्या टैक्स रिफॉर्म्स हुए। सो रैशनलाइजिंग डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स को रैशनलाइज किया गया, यानी कि रैशनलाइज करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि टैक्स रेट्स में थोड़ा कमी आया। सो सिंस 1991 देयर वाज अ कंटिन्यूअस ड्रॉप इन इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड हाई टैक्स रेट वर द मेन रीजंस बिहाइंड द टैक्स एवेजन। नाउ इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट मॉडरेट टैक्स रेट्स प्रमोट सेविंग एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। सो टैक्स रेट बहुत ज्यादा था तो टैक्स रेट को कम किया गया। तो ये देखा गया कि टैक्स रेट ज्यादा होने की वजह से लोग अपना इनकम का जो सोर्स है वो रिवील नहीं करते, है ना, और अपने सेविंग्स को ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं कि कैश फॉर्म्स में रखते हैं। ठीक है, सो इनकम वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, इसके वजह से टैक्स इवेजन होता है, टैक्स की चोरी होती है, अलग अलग सोर्सेज में ब्लैक मनी, इन सभी सिचुएशंस को बढ़ता है। तो मॉडरेट टैक्स रखा जाए, यानी कि यहाँ पे ऐसा बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, मॉडरेट टैक्स रेट रखा जाए, तो जिसके वजह से देखा गया कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग इसके तरफ बढ़ते हैं कि हमें टैक्स पे करना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म्स हुआ कि significant reforms have been made in indirect tax to assist the foundation of the common national market and goods and commodities। फिर प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, सो प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया, यानी कि टैक्स भरने का जो प्रोसेस है उसको काफी सिंप्लीफाई किया गया, आसान बनाया गया कि ताकि लोग आसानी से टैक्स पे कर सके। और अब तो नया तरह का टैक्स भी आ गया है जैसे जीएसटी, तो मल्टीपल टैक्स को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है जीएसटी में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि वन नेशन वन टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, सो जीएसटी एक्ट पास हुआ 29 मार्च 2017 को और वो इफेक्ट में आया है 1 जुलाई 2017 को। सो इससे काफी हमारा जो टैक्स सिस्टम है यूनिफाइड हो गया, एक तरह के टैक्स में आ गया। सो ये तो लेटेस्ट है, उस दौरान तो हमारा कुछ और चेंजेस हुए थे। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। सो फॉरेन एक्सचेंज में भी रिफॉर्म्स हुआ।
सो फॉरेन एक्सचेंज किसको कहते हैं, ये तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि फॉरेन करेंसीज को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो हर एक इकोनॉमी को फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स रखने होते हैं। क्यों फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स रखने होते हैं? सो जब भी हम लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज में ही पेमेंट होता है, इसीलिए रखने होते हैं। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका क्या कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स हुआ। जो हमने देखा कि लोग इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बहुत ज़्यादा था, इन्फ्लेशन ज़्यादा था, लिक्विडिटी बढ़ाने का ज़रूरत था हमारे इकोनॉमी में। सो कैसे किया गया? तो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी को डीवैल्यू कर दिया गया। पहले जो रुपी का जो वैल्यूएशन था वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर में था। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, रुपी का जो वैल्यू था वो घटा दिया। तो जिससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जैसे आज के डेट में आप कंपैरिजन करते हो ना, किस चीज का कंपैरिजन करते हो कि $1 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज, वो जो चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो सपोज करते हैं $1 इक्वल्स टू ₹80। सो ये 80 रुपीज जो हो गया तो पहले बहुत कम था, है ना, हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम तो ऑलमोस्ट इक्वल था। तो अब जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी आगे बढ़ा तो अब कंट्री ने क्या किया, अपने पैसे का जो वैल्यू था वो उसको डी वैल्यू कर दिया। यानी डी वैल्यू करने का मतलब आज के डेट में अगर हम डी वैल्यू करें, मान लेते हैं ₹1 इक्वल्स टू ₹80 है, तो डी वैल्यू अगर हम लोग कर दे तो ये हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं ₹10 से और हम डी वैल्यू कर दे, सो $1 इक्वल्स टू 90 रुपीज, ये हो गया डी वैल्यूएशन। अब इससे फायदा क्या होगा? पहला तो ये हम लोग के दिमाग में ये सवाल आएगा कि इससे फायदा क्या हो गया कि अपने कंट्री को और डी वैल्यू कर देना, कि उसके वैल्यू को कम कर देना, इससे क्या फायदा होगा? सो इससे फायदा ये होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे वो पहले सोच रहे थे कि अगर एक पहले हमें 80 रुपीज का जो सामान खरीदते थे तो $1 देना होता था। ठीक है, अब 90 रुपीज का भी सामान खरीदेंगे तो $1 ही देना है, यानी सस्ता हो गया। पहले हम $1 में 80 रुपीज का सामान खरीद सकते थे, अब $1 में 90 रुपीज का सामान खरीद सकते हैं। तो वो सोचेंगे अब क्या हो गया कि ये इकोनॉमी में ये प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है, सो एक इस इकोनॉमी से ये प्रोडक्ट खरीदते हैं। सो इस तरीके से अगर वो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारे कंट्री में फिर क्या होगा, डॉलर स्टैंडर्ड जो करेंसीज है, सो डॉलर में वो पे करेंगे तो हमारे इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। डिवैल्यूएशन अगर होगा तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, इसीलिए डिवैल्यू किया गया। फिर है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। सो मार्केट डिटर्मिनेशन, एक्सचेंज रेट जो है वो पहले गवर्नमेंट फिक्स करती थी, फिर गवर्नमेंट ने उसे क्या कर दिया, फ्री फ्लो कर दिया। फ्री फ्लो का मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी में अब ये डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग इसका प्राइसेस फिक्स होगा। गवर्नमेंट तय करती थी पहले, अब वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग फिक्स होगा कि डिमांड बढ़ेगा घटेगा, डिमांड और सप्लाई जहां पे मैच करेगा वहां पे वो प्राइस फिक्सेशन हो जाएगा। सो मार्केट डिटर्मिनेशन अब गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो चला गया मार्केट फोर्सेस के हाथों में, यानी कि डिमांड और सप्लाई के हाथों में। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी होता है, जैसे स्टॉक मार्केट होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी होता है, तो उसकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस तय होता है। जैसे आप आज के डेट में देख रहे हो $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज। सो ये जो है ये 80 रुपीज कौन तय करता है, ये मार्केट फोर्सेस तय करती है। ठीक है, फिर है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। अब ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या है? So before 1991 there was a lot of restriction on import to safeguard domestic industries, जैसे import restrictions लगा हुआ था, टैरिफ था, कोटा था, ये सभी था। However these restrictions result in a lack of competitiveness and reduced efficiency। इसके वजह से क्या हो रहा था कि लोग इन्वेस्ट, कंपटीशन की भावना नहीं थी और इनएफिशिएंट होते जा रहे थे। सो उस टाइम ऐसा देखा जाता था कि कार की जो इंडस्ट्रीज थी, जैसे कार तो पुराना मॉडल कार का चल रहा है, कोई इनोवेशन नहीं, जो भी प्रोडक्ट्स थे उसमें इनोवेशन बहुत कम था। क्यों इनोवेशन नहीं कर रहे थे? कि लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, अच्छा कार खरीदना है यही कार अवेलेबल इंडिया में, अच्छा बाइक खरीदना है यही बाइक अवेलेबल इंडिया में, कोई अलग नहीं है। बाहर से लोग मंगवाते तो उसका ज्यादा प्राइसेस वगैरह पड़ रहा था। सो लोग भी यहाँ पे जो प्रोड्यूस कर रहे थे उनमें कोई कंपटीशन की भावना नहीं थी, तो वो सोच रहे थे कि अब तो इस मार्केट का मालिक तो हम ही हैं, तो क्या जरूरत है कुछ चेंज करने का, ऐसे भी बिक ही रहा है प्रोडक्ट, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब इकोनॉमी को ओपन किया गया तब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा। ठीक है, which lead to slow growth process in domestic industry, so the trade investment policy reforms were initiated। किस लिए इनिशिएट किया गया? इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी, कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ सके हमारे इकोनॉमी में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके।
इंक्रीज इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस की भावना बढ़े, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस की भावना बढ़े। जब इंटरनेशनल मार्केट वाले जब आएंगे तो आपको अपने प्रोडक्ट के लिए तो काम करना पड़ेगा। तो वही उसी का नतीजा है। आज के डेट में हम लोग जो हमारे इंडिया में कार देख रहे हैं जो इतना स्टाइलिश है, इतना डिजाइन वाला है, आज अगर कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहो तो आपके पास यहाँ पे 100 तो आराम से हो जाते हैं कि अच्छा ये कंपनी है हमारे पास। फैन खरीदना है तो फैन की इतनी सारी कंपनीज है ना। बाइक खरीदना है, बाइक की इतनी सारी कंपनीज है। ठीक है, कार खरीदना है, कार की इतनी सारी कंपनीज है। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे नाम ले लो कोई भी प्रोडक्ट का, मल्टीपल इंडस्ट्रीज हमारे पास अवेलेबल है। सो ये पॉसिबल कैसे हो पाया? और ये इंडस्ट्रीज ऐसा भी, जैसे कार का अगर देखो तो पहले वही पुराना एम्बेसडर चल रहा था, पुराने वो मारुति सुजुकी और फिएट के मॉडल चल रहे थे। और जब ये इंटरनेशनल जब मार्केट को ओपन किया गया तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे। तो जाके आज के डेट में आप जब देखोगे कि अच्छा ये सीट बेल्ट वाला चीज सिस्टम है, या एयर बैग्स है, या सन रूफ है, या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, ये सभी जो आ पाया है ये इकोनॉमी को ओपन करने की वजह से ही आ पाया है। इतना कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा तो फिर इंडियन कंपनी ने भी क्या किया कि अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करने लगे। वो अगर नहीं करते तो लोग उनका प्रोडक्ट कोई खरीदते ही नहीं। पहले तो उनको ये था कि हमारे पास ही आएंगे और कहाँ जाएंगे। अब दूसरे लोग आ गए तो अब दूसरे लोग के पास जाएंगे। तो आपको अगर अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखना है, यू नीड टू इनोवेट। आपको आज के इकोनॉमी के अकॉर्डिंग चलना होगा। ये सभी था। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब इसमें क्या क्या हुआ, मेजर रिफॉर्म्स क्या क्या देखने को मिले। सो अब देखो, सबसे पहला रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स। जो कोटा लगाया हुआ था कि इतने ही इंपोर्ट किए जा सकते हैं, उसको हटा दिया गया। सो अंडर लिबरलाइजेशन क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स वर हाईली रिड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर एंड एग्रीकल्चर गुड्स वर फुल्ली एलिमिनेटेड। पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया 2001 में। रिमूविंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो लगता था उसको रिमूव कर दिया गया। सो गवर्नमेंट रिमूव्स द export duties on goods and services to raise the competitive position of Indian products in international market. Next, reducing import duties. Import duties को भी कम कर दिया गया। फिर उसके बाद relaxing import licensing system. The import licensing system was evaded and except for hazardous and environmentally sensitive industries. This enables domestic industries to import raw materials at lower prices, which increases their efficiency and market and makes them more competitive. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी इंपोर्ट लाइसेंसिंग था तो कुछ जो हजार्डियस प्रोडक्ट्स थे, जो डेंजरस प्रोडक्ट्स थे, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं थे, सो उस पे लाइसेंसिंग का फिर जरूरत पड़ा। बाद बाकी को यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दिया गया इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम में। सो ये पूरा आपका लिबरलाइजेशन का हुआ। तो लिबरलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा? सो टू डेवलप अ ग्लोबल मार्केट ऑफ अ नेशन। फिर है to promote foreign trade and control the import and export of the country। हमने देखा ये to reduce the debt burden of the nation। ये debt burden को कम करना था, प्रोडक्शन इसी से बढ़ पाता हमारा। to encourage competition between domestic businesses, competition बढ़ा, पहले competition नहीं हुआ करता था। to gain an economic advantage of a country for a country by encouraging the private sector and multinational corporation to invest and expand। सो यहाँ का रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा था एक तरीके से। तो इकोनॉमिक एडवांटेज लेने के लिए क्या किया गया कि प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज किया गया और मल्टीनेशनल कंपनीज को भी इनकरेज किया गया कि आप हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें, एक्सपैंड करें। टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल, टू लिमिट द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टू मोटिवेट द प्राइवेट सेक्टर टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। सो ये सभी सिचुएशंस हो गया लिबरलाइजेशन का। सो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और भी जो टॉपिक्स बचा हुआ है वो कोशिश किया जाएगा कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।